दूसरे के विचारों को समझना होगा। यानी जिस चीज को हम एकदम गलत समझते हैं, मान लो कि वो तो एकदम गलत है, उसको भी जानो, उसको भी समझो, क्या पता उसमें भी कुछ सही हो। तो इसी तलाश में उस समय सबसे सुगम चीज थी सोशल मीडिया। मैंने फेसबुक पर उस समय फेसबुक ज्यादा चलता था, इंस्टाग्राम ज्यादा नहीं होता था। तो उस समय जब मैं पढ़ रहा था 2000, ये बातें हैं, मैंने 2014 में एग्जाम क्लियर किया है, तो 11 12 13 14 उस दौरान मैंने फेसबुक पे बड़े बड़े विद्वानों को फॉलो कर रखा था जो अच्छा अच्छा लिखते थे हिंदी में। तो उससे मुझे अलग अलग तरह के आइडियाज, कोई वामपंथ की बात करता था, कोई दक्षिण पंथ की बात करता था, कोई राष्ट्रवाद, कोई अलग अलग तरह के विचार सुनने को पढ़ने को मिलते थे। तो वो मेरा एक खास उद्देश्य होता था सोशल मीडिया पे रहने का। तो उसने ही मेरे विचारों को ज्यादा परिपक्व भी किया और ज्यादा उसमें खाद पानी भी डाला। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहता हूँ इस उम्र में तो यही सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए कि सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारी ओर आए। जो ऋग्वेद में एक सूक्त है, यानो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वत है। तो सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचारों को आने दीजिए, अभी कुछ मत रुकिए, सबका सहज प्रवाह होने दीजिए। ये उम्र वो उम्र है जिसमें हमें नई नई चीजों को जानना चाहिए। बिल्कुल, बेशक। और जैसे हम लोग बचपन में शायद वो सोशल एक मीडिया निबंध रह गई अपनी। सोशल मीडिया के बारे में मैं युवाओं को ये कहूंगा कि सोशल मीडिया एक सच है, मतलब उसको इतना बुरी तरह नागबो सिकोड़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर मैं मना कर भी दूंगा, अगर मैं आपको अभी मना कर दूं तो क्या आप नहीं करोगे? तो इसलिए बेटर है कि उसको यूज तो किया जाए, बट थोड़ा उसको सही तरीके से कंस्ट्रक्टिवली यूज किया जाए। जैसे टीवी जब 80s में आया था तो टीवी को बुद्धू बक्सा बोला गया था कि ये टीवी जो है जी। वो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। उसके बाद मोबाइल आया। मोबाइल आया 2000 के उसमें दशक में। उस समय मोबाइल से भी यही बात कही गई उस उम्र के बड़े लोगों द्वारा कि भाई ये मोबाइल जो है ये युवाओं को मतलब बिल्कुल खत्म कर देगा। उसके बाद सोशल मीडिया आया तो सभी चीजें चल रही है ना। हम टीवी भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं। इवन हालत ये है कि अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो आप खुद आउटडेटेड हो जाओगे। बेशक। और सर, ये सोशल मीडिया का ही करिश्मा है कि हम लोग निशांत जैन साहब को पढ़ते रहते हैं, उनकी कविताएं सुनते हैं, उनके लेख पढ़ते रहते हैं, और आज उसी सोशल मीडिया का ये जादू है कि हम आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इस एक साल में तो खास तौर पे जो ये कोविड का एक साल गया है, इसमें जी। सोशल मीडिया की कृपा से और सस्ते डेटा की कृपा से कितना लोगों को मनोरंजन मिलता रहा और कितना लोग डिप्रेस होने से बचे रहे। तो बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर। और तो बहुत सारे मेरे सवाल हैं आपसे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो बाकी दोस्त हैं वे भी अपने सवाल पूछें। तो मैं चाहता हूं हमारे ग्रुप की जो सबसे छोटी मेंबर है, यंगेस्ट मेंबर है, धरा, वो अपना क्वेश्चन आपसे पूछे। ओवर टू यू, धरा। हेलो सर। हेलो। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी रही उसमें सबसे टफ आपको क्या लगा और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सबसे टफ लगा एक मतलब दो चीजें मुझे सबसे कठिन लगी। एक तो जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने अगर बाहर जाते हो या फिर अपने शहर में रहकर करते हो, अब तो पता नहीं, लेकिन जनरली लोग दिल्ली जाते हैं। तो वहां जाकर जब आप कंफ्यूज होते हो कि चारों तरफ विज्ञापन, बाजार, कोचिंग, सब तरफ, और आप समझ नहीं पाते कि आप उसमें से किस ओर जाओ मतलब। तो मैं उस समय हरिवंश राय बच्चन की चार पंक्तियां बहुत दोहराया करता था अपने मन में कि जब मैं चारों तरफ देखता था चकाचौंध और बहुत सारी कोचिंग्स के बोर्ड लगे होते थे, समझ में नहीं आता था कहाँ जाऊं, क्या करूं। कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। मैं भी एक भोला भाला बच्चा था। असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, आ जाएगा मधुशाला। तो फिर ये समझ में आया कि कोई भी राह बहुत सही नहीं है तो बहुत गलत भी नहीं है। मतलब अगर आपने, जैसे कहते हैं ना, इनडिसीजन इज ऑफन वर्स देन रॉन्ग डिसीजन। कई बार हम लोग डिसीजन मेकिंग में इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं, कौन सा ऑप्शनल लेना है, कौन सी कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, इन सब चीजों में इतना समय लगा देते हैं कि वो सही समय निकल जाता है। तो इसलिए किसी भी एक राह को पकड़ के अगर आप चलो तो थोड़ा बहुत रुक के या थोड़ी देरी से भी सही आपको सफलता मिल जाएगी। तो एक तो ये मुश्किल हुई। दूसरी मुश्किल हुई जब जीवन में पहली बार
असफलता का स्वाद चखा। इसका वर्णन मैंने अपनी किताब में भी किया है कि मैं एक्चुअली टॉपर टाइप का बच्चा रहा हूँ हमेशा ना, पढ़ने में बहुत होशियार, और हमेशा होता है आपकी क्लास में जिनको ज्यादा लोग लाइक नहीं करते, ऐसे ही टॉपर बच्चे होते हैं ना, वैसे ही रहा हूँ मैं। तो इसलिए मेरे को हमेशा अच्छे मार्क्स लाने की और हमेशा टॉप करने की आदत थी। पर यूपीएससी का एग्जाम जब पहली बार दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गया। तो मुझे बहुत बेकार लगा, बहुत बुरा लगा, और वो एक मुश्किल था। अब पूछेंगे आप कि कैसे ओवरकम किया उसको, तो ओवरकम ऐसे किया कि थोड़े बहुत दिन तो परेशान रहा, पर फिर फैमिली की मदद से, विशेषकर मेरे बड़े भैया की मदद से और फ्रेंड्स की मदद से मैंने दोबारा से मतलब एक जैसे उस समय मैं एमफिल भी कर रहा था, तो मैंने एमफिल का डिसर्टेशन लिखने पे अपना ध्यान शिफ्ट कर दिया कि भाई प्री तो फेल पास हुआ नहीं, अब अगले साल देना है, तो इसे एक साल क्या करना है। तो अपना डिसर्टेशन लिखा एमफिल का, फिर मेरी एक नौकरी लग गई पार्लियामेंट में, उस पर फोकस कर दिया अपना, फिर दोबारा से पार्लियामेंट में नौकरी करते करते एग्जाम दिया। तो इस तरह से अपनी ऊर्जा को मतलब व्यर्थ नहीं होने दिया, और उसे कंस्ट्रक्टिवली दोबारा से उसको चैनलाइज किया। तो ऐसे करके वो हुआ, और वो उसका फिर परिणाम आया। सर आप लिटरेचर बहुत पढ़ते हैं, तो ये यूपीएससी की पढ़ाई और लिटरेचर ये पैरेलल जो साथ में चलती रही है, कैसे चलती रही? यूपीएससी की तैयारी में एसेंशियली तो ऑब्वियसली आपको लिटरेचर नहीं पढ़ना, पर उसमें आपको ज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनको पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, आपके इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मतलब इतनी सारी चीजें हैं यूपीएससी में कि शायद दुनिया में ये जो सूरज जहां से उगता है और जहां पे छिपता है वहां तक जो भी ज्ञान है, उसका एक सार यूपीएससी की तैयारी अगर आपने की है तो वो आपके पास आ जाता है। और बाद में भले ही आप आईएएस ना बन पाओ, पर यूपीएससी की तैयारी अगर आपने एक बार कर ली तो वो जीवन भर आप एक अलग तरह के इंसान बनते हो। तो साहित्य और उसमें क्या संबंध है कि साहित्य जो है वो भावनाओं के पक्ष पे ज्यादा बल देता है, और जो ज्ञान है वो बौद्धिक पक्ष पे ज्यादा बल देता है। ठीक है। और हमारा जो जीवन है, कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न जुड़ सके यह विडंबना है जीवन की। तो ज्ञान और मतलब हृदय पक्ष और बुद्धि पक्ष, दिल और दिमाग, ये दोनों एक कर लिए जाएं अगर, तो जीवन बहुत संतुलित और बढ़िया हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये कुछ ज्यादा ही ज्ञान की बात कर रहे हैं, पर रियलिटी यही है कि अगर हमने ये चीज यानी साहित्य दिल के ज्यादा करीब होता है, और जो नॉलेज है, भले आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपका ज्ञान वाला पक्ष है। तो ज्ञान और दिल और दिमाग दोनों को अगर थोड़ा समन्वित कर ले तो बहुत अच्छा, आप अच्छा जीवन लीड कर सकते हैं और करियर में भी अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट राइटर कौन है? मेरे फेवरेट राइटर निराला है। निराला मेरे प्रिय कवि हैं, और उनकी कविताएं जो हैं मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उनमें एक शब्द कहा जाता है उनके लिए, विरुद्धों का सामंजस्य। निराला वो कवि हैं जो अपोजिट चीजों को भी मिला देते हैं। उनकी कविता में एक और जहां विद्रोह की चेतना भी मिलेगी, दूसरी ओर उसमें राम की शक्ति पूजा जैसी कविता भी मिल जाएगी। तोड़ती पत्थर अलग टेस्ट की कविता, कुकुर मुत्ता अलग टेस्ट की कविता है। तो इसलिए मुझे निराला बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे एक टीचर कहा करते थे कि बेटा गुरु तो बड़ी मुश्किल में मिलते हैं, लेकिन गुरु घंटाल बहुत ज्यादा मिल जाते हैं जब आप कुछ काम करने निकलते हैं। और आप मुखर्जी नगर या करोल बाग पहुंचे तो ये जो बाबा टाइप के लोग हैं, ये एक ढूंढे 1000 मिल जाए वाली स्थिति होती है।
तो क्या इनसे बचने के लिए ही सर आपने वो पुस्तक लिखी थी मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर? क्योंकि बहुत तरह की मिसकॉन्सेप्शंस में बच्चे जीते हैं कि इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आधा सेव कैसा दिखता है, या मीन्स की परीक्षा में इस तरह का होता है, जो कि शायद सही जानकारियां नहीं भी हैं। तो क्या वही एक कारण था? मोस्ट मिसअंडरस्टूड एग्जाम है इस देश का यूपीएससी। सबसे टफ भी माना जाता है और सबसे ज्यादा गलतफहमियां भी इसके बारे में फैलाई गई है ना। तो बाबा लोगों की जहां तक बात है, देखो ये भी सोशल मीडिया का ही प्रताप है कि यूट्यूब पर आप किसी टॉपर को सीधे सुन सकते हैं। आपको उसके लिए किसी बाबा के थ्रू उस ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत नहीं। पहले जब ये सोशल मीडिया नहीं होता था, इवन सही बताऊं तो आपको पिछले 5 सालों में जितनी तेजी से सोशल मीडिया बढ़ा है, उतना हमारे जब मैंने एग्जाम दिया तब भी नहीं था। तो हुआ क्या, जैसे पहले हमारे टाइम में कुछ लोग सीनियर्स ऐसे बोलते थे कि वो टॉपर वो था, उसने मेरे साथ यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, वहां पे ये हुआ था वहां पे। तो ऐसे करके एक स्कोप था पागल बनाने का, बहकाने का स्कोप होता था। अब वो स्कोप ही नहीं है। जब मैं लल्लन टॉप की बात दोबारा से आ गई, लल्लन टॉप में जब मैं गया तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि इंटरव्यू में क्या सच में उठपटांग सवाल पूछे जाते हैं? तो यूट्यूब पे अवेलेबल भी उसको लाखों लोगों ने देखा है। उसमें मैंने बताया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां बहुत विद्वान लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, आपसे बहुत समझदारी भरे सवाल ही पूछे जाते हैं। वहां पे ऐसे बेहुदा सवाल नहीं पूछे जाते कि आपने सीढ़ी में चढ़ के आए हो, या फिर आपके जो है बटन कितने हैं, कितने, मतलब ये ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज टू नो दिस, है ना। तो ये सब चीजें हैं बाबा लोगों की जहां तक बात है। तो अब वो बाबा कल्चर काफी कम हो गया है छूट। और बाबा कल्चर के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है तो डार्क हॉर्स जो किताब है नीलोत्पल मृणाल की, उसमें उन्होंने बताया कैसे वो बिहार का लड़का जो है वो बाबा मतलब सीनियर्स ज्ञान देते हैं तरह तरह का, उनके चक्कर में फंस जाता है। क्योंकि सर कुछ इस तरह के भी अनुभवी बाबा लोग होते हैं जिनसे आप पूछें तो वो कहें कि पॉलिटी के लिए कम से कम आप 5 किताबें पढ़िए, सुभाष कश्यप, दुर्गादास बोस और लक्ष्मीकांत, और इतना भी काफी नहीं है, या इतिहास के लिए आप रोमिला थापर, जबकि शायद उतनी आवश्यकता होती भी नहीं है। एक्चुअली नहीं होती। मैंने यही देखो क्या होता है कि व्यक्ति की पूछ कब होती है, ये मैं आपको बता दूं आज। व्यक्ति की पूछ तब होती है जब वो चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करे। मतलब ऐसा कुछ लोगों का सोचना है। जैसे डॉक्टर चाहेगा कि आपको वो सॉल्ट ना पता चले, जेनरिक ड्रग ना पता चले, आपको ब्रांड बताया जाए, ताकि वो ब्रांड ही लेना आपकी मजबूरी हो जाए। जेनरिक का नाम सुना है आपने? जेनरिक दवाएं, जिसमें सॉल्ट लिखा जाता है केवल और दवा का ब्रांड नहीं लिखा जाता, तो उससे आपको सस्ती दवा मिल जाती है। ऐसे ही टीचर होगा तो वो भी आपको कभी, मतलब कोचिंग खास तौर पे, वो लोग जानबूझकर चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं। इवन ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि भाई अनुच्छेद होते हैं संविधान में 395, अनुच्छेद का अर्थ क्या है? अब बताओ क्या इसका कोई मतलब है? मतलब परीक्षा में यूपीएससी को इस बात से कोई मतलब है कि अनुच्छेद या धारा या आर्टिकल जो है उसका अर्थ क्या है, उससे कोई मतलब है क्या? तो उनका एक स्टडी मटेरियल, हजारों हजार पेज का इतना मोटा मटेरियल आपको देंगे ताकि आप कभी उसको पढ़ के याद ही ना रख पाओ, कभी उसको समझ ही ना पाओ, और आपके मन में हमेशा एक डर बना रहे कि यूपीएससी बहुत टफ है। टफ तो है, पर उससे ज्यादा टफ जो है वो लोगों ने बना दिया है। इसीलिए क्योंकि मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, जो मेरी किताब है, ये मेरा एक कमिटमेंट था खुद से कि भाई जो परेशानियां हमने झेली अपने टाइम में, हमें कोई बताने वाला नहीं था, सही बात, वो कम से कम हम तो बताएं। तो ये मैंने लिखी, और ये अब उसके बाद मेरा दर्शन यही है, लोग इस चीज को समझ गए कि भाई इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको बनाते हैं। फिर इंग्लिश में भी आई ये किताब, ऑल अबाउट यूपीएससी के नाम से। ऑल अबाउट यूपीएससी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं वाकई में ये उम्मीद करूंगा कि ये बातें सुनने के बाद बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, हम भी यूपीएससी को टारगेट कर सकते हैं, और ऐसा कोई बहुत बाबा जी वो नहीं है कि नहीं हो सकता। हुआ नहीं है, वो अलग बात है कि आप प्रैक्टिकल रहो। अगर आपका नहीं होए सिलेक्शन, तो आप उसके लिए दूसरा विकल्प भी सोच के रखो, जो मैं हमेशा कहता हूँ। जी।
बिल्कुल सर, मैं इसी बात से अगला सवाल जो है वो पूछना चाहूंगा कि हम लोग सक्सेस के लिए तो रेडी रहते हैं कि यदि आईएएस बन गए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया बदल देना है, देश बदल देना है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो जो प्लान बी जिसकी आप अक्सर बात किया करते हैं वो नहीं होता है लोगों के पास। उसके बारे में भी आप थोड़ा एनलाइटन हम लोगों को करें, मैं चाहता हूँ। देखिए, मतलब हो सकता है इसको आप संशयवाद कहें कि भाई कुछ लोग कहते हैं ना संकल्प नहीं कोई विकल्प, है ना। तो भाई एक संकल्प है, ठीक है, पर आपको दिन दुनिया में रहते हो आप तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसी परीक्षा में बैठ रहे हो जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है वो, और उसमें 1000 या उससे भी कम सीटें होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें फिर उसमें प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, एक भी जगह आप फेल हुए तो फिर सांप सीढ़ी के गेम की तरह फिर से वापस जीरो से स्टार्ट करना है ना। तो इसके लिए तो फिर आप अपने 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 इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एरिया सोच के रखो। जैसे अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत सारे तरह करियर आ गए हैं, नेटवर्क डिजिटल मार्केटिंग में आपको इंटरेस्ट है, आपको जो भी काम में इंटरेस्ट है और थोड़ी आपकी समझ है, आपको नॉलेज है, तो उसमें आप सोच के रखो पहले ही कि अगर नहीं होगा तो मैं ये काम में कुछ कर सकता हूँ। तो प्लान बी रहना चाहिए। प्लान बी से क्या फायदा होता है मैं बताता हूँ। जैसे मेरा प्री में फेल हुआ पहली बार, फिर मैंने पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर की नौकरी ज्वाइन कर ली। उस नौकरी को ज्वाइन करने से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला, इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने ये सोचा कि अगर यूपीएससी में अब मेरा नहीं भी होता तो मैं पूरी जिंदगी नौकरी कर सकता हूँ, साथ में पढ़ाई लिखाई और जो शौक है मेरे मैं पूरे कर लूंगा। तो उससे क्या कॉन्फिडेंस आया, उससे दो बातें होंगी, या तो आप उससे आलसी हो जाओगे कि भाई अब तो नौकरी लग गई बढ़िया, अब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी। मैंने वो नहीं किया, सपना तो क्लियर था कि आईएएस ही बनना है, पर उससे जो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हुआ तो नहीं सही। जब मैं एग्जाम देने जाता था तो और भी लोग वहां पे होते थे जो मेरे जानने वाले होते थे, तो मैं एकदम मस्त रहता था, एकदम बहुत ही शांत, बहुत ही सॉर्टेड एकदम, कि भाई बिल्कुल ही क्लियर फंडे हैं इसके लाइफ में। उस तरह के रहता था मैं, वो इसीलिए क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरा आईएएस में नहीं भी हुआ तो भी मैं एक ठीक ठाक नौकरी कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लान बी जरूरी है। प्लान बी से आपको हिम्मत मिलती है। कोई मूर्ख ही होगा जो प्लान बी से नुकसान खा जाए कि भाई प्लान बी है तो फिर अब प्लान ए की छुट्टी। अरे भाई प्लान ऑब्वियसली ए इज फर्स्ट, ए नहीं होगा तो बी है, ये नहीं कि बी इज फर्स्ट। बिल्कुल, बहुत खूब बात सर आपने कही। और मैं चाहता हूँ अगला सवाल ऋतिक आपसे पूछें। ऋतिक खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है उसके पास बहुत सारे सवाल आपसे पूछने के लिए होंगे। नमस्ते सर। सर बहुत सारे सवालों के जवाब तो वरुण भैया के क्वेश्चन से ही मिल चुके हैं, पर मेरा एक क्वेश्चन रहता सर हमेशा कि मतलब जैसे जब मैं स्टार्टिंग किया था यूपीएससी लाइफ, मतलब एज अ कैरियर मैंने उसे चूज किया था कि हम तैयारी करेंगे, तो फिर बीच में कुछ सर ऐसी बातें आती हैं आईएएस लाइफ के बारे में कि लाइफ ऐसी है और कुछ गलत फहमियां पता चलती हैं। तो सर आपको इतने समय में क्या क्या पता चला है जो पहले आपने कभी सोचा था कि ऐसा होता होगा लेकिन नहीं अभी नहीं होता है ऐसा, या फिर वो सिस्टम का पार्ट है? कि जो नहीं होता सोचा होगा वो होता है। सर जैसा भी जो भी आपसे मतलब जो आपने फील किया हो, जो आपके साथ हुआ हो। हमारे देश में पॉलिटी अगर आप थोड़ी सी पढ़ोगे तो हमारे देश में एक एग्जीक्यूटिव है, हम लोग एग्जीक्यूटिव का अंग बनते हैं, कार्यपालिका का, है ना। yes. तो कार्यपालिका में जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, जिसका जो चुनाव होता है उससे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, है ना, ऐसे स्टेट में मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, तो ये कार्यपालिका के काम करते हैं। पर उनकी सहायता के लिए एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, यानी ब्यूरोक्रेसी होती है, जो नेता बदलते रहते हैं पर वो ब्यूरोक्रेसी वही रहती है जब तक कि रिटायर ना हो, है ना। तो ये देखो, मैं कुछ अच्छी बातें जो मुझे लगती हैं इसके बारे में, वो ये है कि एक तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, तो आप जीवन भर रहोगे, सबसे बड़ी बात, सिस्टम में रहोगे आप, और सिस्टम में अगर आप नहीं रहोगे तो कोई और रहेगा, सिस्टम तो चलेगा ही। और ये वो चीज है, ये वो व्यवस्था है जो हर व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहराई से प्रभाव डालती है, हर व्यक्ति के जीवन पे, विशेषकर जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए और भी ज्यादा। जैसे कि अगर आप सागर से हो, सागर एक पिछड़ा जिला है,
सागर में अगर आप और कहीं गांव में जाओ किसी दिन एक सब दोस्त मिलकर के, तो आप वहां पे जाके लोगों से बात करो कि उनको कौन कौन सी योजनाएं सरकार की हैं जिनका उनको लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका जीवन बेहतर बन रहा है। तो आप पाओगे कि वहां पे नरेगा मिलेगा आपको, नरेगा, हाँ, यस नरेगा से उनको रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको घर मिल रहा है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं मिलेंगी, जैसे विधवा महिला है तो उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए इतने रुपए महीना मिलेंगे, है ना। प्लस आपकी टीकाकरण फ्री हो रहा होगा, है ना। और प्लस आपके राशन की दुकान से फ्री में राशन मिल रहा होगा, या 1 रुपए 2 रुपए पर केजी पे राशन मिल रहा होगा। जी सर। तो ऐसे करके स्वच्छ भारत में टॉयलेट का पैसा मिल रहा है 12,000 रुपए, अगर आप टॉयलेट बनाते हो, जो अब हो चुका है। तो ऐसे करके आप पाओगे कि गांव में, कस्बों में आम आदमी की जिंदगी में सरकार कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं और जो पढ़े लिखे लोग, थोड़े जिन पे थोड़ा बहुत पैसा होता है, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको फर्क पड़ता है, आपको स्कॉलरशिप देती है सरकार। यस सर, यस है ना। तो कुल मिला के सरकार आपके जीवन के हर, मैंने बताया था ना, जैसे यूपीएससी के सिलेबस में हर चीज है, सूरज जहां से उगता है और जहां पे अस्त होता है, उसी तरह आईएएस अगर आप बनते हो, प्रशासन में अगर आप आते हो, तो प्रशासन में हर चीज में आपका रोल है, हर चीज में आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। और अगर उस काम को अच्छे से करोगे तो और अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सोचा था कि मैं टूरिज्म की फील्ड में काम करूंगा, मैंने कभी सोचा था, है ना। या फिर इससे पहले मैं फाइनेंस में था, उससे पहले मैं अर्बन डेवलपमेंट में था, मैं अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमिश्नर था, जहां पर मैं सिटी का ब्यूटिफिकेशन और सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता था। या उससे पहले मैं एसडीएम था, तो एसडीएम मतलब सारे ही विभागों का देखना होता है उसमें। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है जो पूरी दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में नहीं है, कि प्रशासन, हर वो चीज जो आम आदमी की जिंदगी पे असर डालती है, उसमें आपका कोई ना कोई से है, आपकी भूमिका। ये सोचने मात्र से ही कितनी खुशी मिलती है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। यस सर। जब आप जाते हो, लोगों से संवाद करते हो, जन सुनवाई करते हो, तो उसमें आप देखते हो कि लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। बुढ़िया माँ बताती है कि मेरी पेंशन 2 महीने से नहीं मिली, तो वहां पे आप उसको तुरंत अगर चालू करा दो तो कितना सुख मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें, ये चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। बाकी रही बात इन सब बातों की, नेगेटिव बातें जो हैं कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कहाँ नहीं है, आप बताओ। कॉर्पोरेट में क्या पॉलिटिक्स नहीं होती? आप लोगों में से किसी ने वहां पे कोई नौकरी कर रहे होंगे, यहाँ कम से कम पॉलिटिकल पर आपकी कोई नौकरी तो नहीं छीन रहा ना। बिल्कुल। यस सर, यस सर। तो जहां भी रहो अच्छा काम करो, बस मेरा तो ये मानना है। और चैलेंजेस तो है ही, चैलेंजेस नहीं है तो फिर आईएएस किस बात के, है ना। चैलेंजेस तो है ही, पर जहां भी रहो, जिस भी पोस्ट पे सरकार आपको लगाए, वहां पे अच्छा काम करो, डेडिकेटेडली काम करो, मेरा ये मानना है। यस सर, यस सर। सर अभी एक मेरा राइटिंग से जुड़ा क्वेश्चन था कि कहते हैं कि जो प्रगति है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो अभी जैसे इतना समय हो गया है, आपने 8th क्लास से मैंने सुना है लिखना शुरू किया था। सर मैं वो 8th क्लास वाली कविता एक बार फिर से सुनना चाहूंगा आपसे। और वो इतने समय से इतना समय हो गया है, तो सर अभी आप राइटिंग के फील्ड में क्या नया कर रहे हैं इस वक्त? तुमने एक बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया। पहले मैं तुम्हें वो 8वीं वाली कविता सुना दूं, ठीक है ना। ये मेरी बाल कविताओं की किताब है, शादी बंदर मामा की। बंदर मामा ये मेरी बाल कविताएं हैं, बच्चों के लिए होती हैं कविताएं, जिनको बच्चा बन के सुनना होता है, ठीक है। तो 8th क्लास में जो मैंने कविता लिखी थी और अखबार में लिख करके भेजी थी, वो मैं पढ़ रहा हूँ आपको। चुन्नू मुन्नू देखो आई मौसम की पहली बरसात, गर्मी से राहत देने को लाई ठंडक का एहसास। अभी तो ठंडी इतनी हो रही है कि अभी बरसात सोच के डर लग रहा है। तो छतरी रेन कोट लेकर ही है प्यारा सा मौसम आया, गरम पकौड़ी खाने को है मन सबका ललचाया। टप टप बूंदे टपके जैसे गिरते हों सच्चे मोती, मानसून की ये बहार है लाई खुशियों की थाती। ये 30 जुलाई 2002 को छपी थी एक लोकल अखबार में। तो इस तरह से ये लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर बिना किसी जान पहचान के ऐसे ही मैं इधर उधर भेजता रहता था और वो छपती रहती थी। तो इस तरह से हुआ। खैर मैंने और क्या क्या लिखा है या क्या लिखना है
वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लिटरेचर नहीं है, ये टेस्ट प्रेप की किताब है, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें वो बताती है। और इसमें भी आप पाएंगे जब इसको पढ़ेंगे काफी सारी लिटरेरी टाइप की बातें इसमें आपको मिल जाएंगी। ये किताब इंग्लिश में भी है, ऑल अबाउट यूपीएससी, न केवल यूपीएससी बल्कि जो लोग किसी भी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। इससे काफी सारे मतलब मुझे लोग फोन करते हैं, पूछते हैं साहब ये बताओ कि 10 तरह के सवाल वो तैयारी के बारे में पूछते हैं। मैं कहता हूँ आप ये किताब पढ़ लो, 99.99% क्वेरीज आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और इसीलिए मैंने किताब लिखी हुई। रुक जाना नहीं, आपको पता ही है, ये रुक जाना नहीं है, बहुत इस साल की, ये नवंबर 2019 में 1 साल इसको हो गया। और मैंने कभी नहीं सोचा था इसको लिखते हुए, पतली सी किताब है, 160 पेज की किताब है, और कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग इसको इतना पसंद करेंगे और ये युवाओं की पसंदीदा किताब बन जाएगी। आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ कि ये मार्च अप्रैल में इंग्लिश में भी आएगी, वेस्टलैंड से इंग्लिश में ये किताब आएगी। तो हिंदी में लिखकर इंग्लिश में किताब आए तो अच्छा लगता है कि भाई कोई चीज मूल रूप से हिंदी में लिखी जाए और बाद में इंग्लिश और अन्य भाषाओं में आए। एक और किताब जो यूपीएससी में ही काम की है, सिविल सेवा परीक्षा के लिए निपुण। ये केवल यूपीएससी नहीं, जो भी लोग जहाँ पे भी एसए का एग्जाम होता है, कोई भी कंपटीशन जहाँ पर एसए का एग्जाम होता है, एसए का पेपर होता है, उसके लिए जरूर पढ़नी चाहिए। राजकमल से आइए, और इसमें इतने सारे हम लोगों ने मिलकर के एसेज लिखे हैं जो यूपीएससी टॉपर्स। तो ये एक पढ़ने लायक किताब है। एक किताब मेरी है एमफिल, मैं बता रहा था ना कि जब मैं प्री फेल हो गया तो एमफिल का डिसर्टेशन लिखने लग गया, तो उस एमफिल के डिसर्टेशन पे बेस्ड किताब है, राजभाषा के रूप में हिंदी। ये नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी जो है उससे छपी हुई है। तो ये एक पतली सी किताब है 80-90 पेज की, जो राजभाषा का पूरा बताती है कि कैसे कैसे हिंदी राजभाषा बनी और क्यों बनी, है ना, बहुत सारी इसमें कुछ अच्छी बातें ये है। तो ये मेरा अब तक का लिखा हुआ है सारा, और आगे मैं 2 चीजों पे अभी काम कर रहा हूँ जो मैंने अभी किसी को शायद बताया नहीं ज्यादा कहीं किसी लाइव में। एक तो मैं महावीरा फॉर यूथ, जो तीर्थंकर महावीर हैं उनकी यूथ के लिए क्या टेक अवेज हैं, क्या उनकी फिलॉसफी में यूथ के लिए क्या है, युवा उनके सिद्धांतों का यूज करके कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। महावीर, युवाओं के लिए महावीर करके कुछ किताब का नाम होगा, वो पेंगुइन से आएगी। और एक में ट्रेवलॉग लिखने का प्लान है मेरा, जो भारत दर्शन होता है ना, हम लोग जो ट्रेनिंग के दौरान भारत दर्शन पे जाते हैं, 45 दिन में घूमते हैं काफी सारा, तो उसका एक ट्रेवलॉग लिखने का प्लान है, वो आएगा मेरा 2021 में। ये 2 चीजें 2021 के लिए चल रही है। बहुत बढ़िया सर, मुझे दोनों किताबों का इंतजार रहेगा। थैंक यू सर। मेरे अभी यही क्वेश्चन, वरुण भी। सर आपने पहली कविता 8वीं में लिख ली थी, तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि लेखन का बीज तो शुरू से ही था। आईएएस की तरफ शायद आप थोड़ा देर से मुड़े होंगे, या थोड़ा बड़ा होने के बाद। एक फिक्रा अक्सर लेखकों पे कसा जाता है कि लेखक है वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या है। क्या वही मजबूरी थी कि भाई आईएएस का एग्जाम हमें पास करना है या एक नौकरी लगानी है, वरना जैसा आपने कहा निराला आपके पसंदीदा कवि है, सो क्या हालत निराला की इस देश में हो गई वो हम सभी जानते हैं। वो ना हो इसलिए सर्विसेज में आना जरूरी था, या कोई और वजह? नहीं, एक्चुअली आपका सवाल थोड़ा गड़बड़ है। बेसिकली मैं लेखक था, पर मैं कोई स्थापित लेखक थोड़ी था, मैं तो बच्चा था ना, मैंने शौकिया लिखता था। वो मेरा करियर नहीं था ना, मैंने कभी सोचा था कि मैं करियर में भी लेखन में जा सकता हूँ कभी। और हर कोई अपने करियर के बारे में सोचता है। ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा होता है, उसको पूछते हैं 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में कि भाई क्या बनना चाहते हो, उसको खुद पता नहीं होता बेचारे को क्या बनना चाहता है, बट उसको बताना पड़ता है। तो खैर मेरे दिमाग में आया था यूपीएससी का ख्वाब, अपने डीएम को देख करके। उस समय जो मेरठ के डीएम होते थे उनका न्यूज वगैरह पढ़ता रहता, तो मुझे लगा ऐसा हो गया सच में, वो एक अलग बात है, पर बहुत बड़ा संयोग है ये। पर लेखन में रोजगार नहीं है इसलिए मैं आईएएस बना, ये गलत होगा कहना। आईएएस को मैंने एक करियर के रूप में चुना, जिसमें मैं 2-3 नौकरियों में से होते हुए स्टेप बाय स्टेप आ पाया। और रही बात इसकी कि निराला की क्या हालत हुई या
हिंदी के लेखकों की क्या हालत हुई है पास्ट में, उसको आप छोड़ दीजिए एक बार को, और अब देखिए कि आज के हिंदी के लेखक कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना अच्छा कमा भी रहे हैं। तो जी ये कोई जी बहुत अच्छी बात नहीं है कि हिंदी का लेखक जो है वो बेचारा रहे या गरीबी में मरे। इज इट गुड? ये अच्छी बात है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात नहीं है ना। इंग्लिश के लेखकों को आप देखिए, वो किताब बिकने से पहले ही उनकी इतने ज्यादा पॉपुलर हैं वो कि उनकी किताब के उनको करोड़ों रुपए एडवांस मिल जाते हैं। तो अपने को ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे लेखकों को पैसा मिले, हमारे हिंदी में पढ़ने का कल्चर इतना बढ़े कि, जबकि हिंदी में एक्चुअली इतनी पॉपुलेशन है, अरबों लोग हिंदी बोलते हैं, तो अगर हिंदी वाले हिंदी पढ़ने लग जाएं तो हिंदी के लेखकों तो माला माल हो जाएंगे। जी तो इसलिए पढ़ाई मतलब किताबें लिख के कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी बात है। नीलोत्पल जी। मृणाल, दिव्य प्रकाश दुबे, सत्य व्यास, निखिल सचान, मानव, ये लोग अच्छा कर रहे हैं लिटरेचर में, अच्छा लिख भी रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। कल को मैं कोई व्यक्ति लेखक बनने का सोच सके, उसकी हिम्मत कर सके, वो तो तभी कर पाएगा जब उसको दाल रोटी मिलेगी। बिल्कुल नहीं या केवल मिशनरी और एक झंडा लेके हिंदी को बढ़ाने के लिए थोड़ी ना, नौकरी भी तो चाहिए ना, रोजगार चाहिए नहीं चाहिए। और ये वाकई में बहुत अच्छा समय अब आ चुका है, जैसा आपने कहा, अब तो फिल्म स्टार्स जैसी पॉपुलैरिटी हिंदी के लेखकों को मिल रही है। आपने कई लोगों का नाम लिया, निशांत जैन साहब का नाम आपने नहीं लिया, सो वो मैं ले लेता हूँ कि आप भी बहुत कमाल का लिख रहे हैं और हम लोगों तक पहुंचता है। और आपने ये भी कहा कि मैंने लिटरेचर नहीं लिखा, लेकिन आपकी किताबों को यदि हम पढ़ें तो उनके टाइटल से लेकर उनके चैप्टर के नाम तक वो लिटरेरी गार्निशिंग हमें मिलती है। बड़े इंटरेस्टिंग आपकी किताब के चैप्टर्स थे, अस्त व्यस्त नहीं मस्त रहें, और उसकी शुरुआत भी एकदम एक कहानी से होती है, फिर सितारों के आगे जहां और भी है, इस तरह के नाम आपने ठीक है। लिए। हिंदी में दोस्तों आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए, युवाओं को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किताबों का मतलब केवल फिक्शन नहीं है। फिक्शन का मतलब कहानी, उपन्यास, नाटक, केवल यही लिटरेचर नहीं है। आपको नॉन फिक्शन भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि नॉन फिक्शन सूचना और ज्ञान का भंडार है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, तो ये किताबें हैं जो मेरे पास ये रखी है, इतनी सारी है ना, इनको अगर आप देखेंगे इसमें ज्यादातर नॉन फिक्शन किताबें होंगी। 50 टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ माय लाइफ, अल्केमिस्ट फिक्शन ऑब्वियसली, लिखी गई सेपियंस, सेपियंस है ना। तो इस तरह से मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि जैसे सेपियंस है जो मानव का इतिहास बताती है, एंथ्रोपोलॉजी का इतिहास एक तरह से, तो ऐसी किताब आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। पर ठीक है, हिंदी में नहीं है तो क्या हुआ, उसका इंग्लिश वाले का हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए, है ना। मतलब नॉन फिक्शन किताबें आपके ज्ञान का दायरा बढ़ाती हैं, आपकी सोच का दायरा बढ़ाती हैं। ऑब्वियसली साहित्य भी करता है, पर खाली साहित्य तक आप सीमित मत रहिए। अगर एक किताब फिक्शन पढ़िए तो एक नॉन फिक्शन पढ़िए। मेरी किताबें सारी नॉन फिक्शन है। मेरे को कहानी उपन्यास लिखने जैसा ख्याल नहीं आता। कविताएं जरूर मैं लिखता हूँ, पर कविताओं के अलावा बाकी सब मैं नॉन फिक्शन लिखता हूँ। तो हिंदी में नॉन फिक्शन लिखना बहुत जरूरी है, और हाल फिलहाल में बहुत अच्छी अच्छी नॉन फिक्शन किताबें भी आने लग गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग जो विषय जानते हैं, अगर वो उस पर थोड़ा कोई मान लो लॉ की समझ रखता है तो कानून के बारे में सरल भाषा में लिखे, कोई विज्ञान के बारे में सरल भाषा में लिखे, कोई हिस्ट्री के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, कल्चर के बारे में, उनके बारे में सरल भाषा में हिंदी में लिखे, तो उससे हिंदी के युवाओं को बहुत फायदा होगा। तो नॉन फिक्शन का आप लोगों को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। सबसे कमाल की बात यह है कि आपने नॉन फिक्शन भी इतना मनोरंजक तरीके से लिखा है कि वो पढ़ने में काफी रस आता है। जो मैं बेसिकली लिटरेरी आदमी हूँ ना जी भाई, मैंने बीए इंग्लिश लिटरेचर किया है, एमए हिंदी लिटरेचर किया है, एमए किया है, और लिटरेचर मेरा फेवरेट एरिया है। तो इसलिए वो फर्क, वो लिटरेचर कोई अलग नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, वाणी से एक कोश आया है, मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे डाला भी था, हिंदी साहित्य ज्ञान कोश।
जो एक हिंदी का एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें हर जरूरी कंसेप्ट के बारे में एक लेख है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में ब्रिटानिका का एनसाइक्लोपीडिया आता है, ऐसे हिंदी में वाणी प्रकाशन से आया है वो। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिंदी साहित्य ज्ञान कोश। इसका मतलब ये हुआ कि साहित्य का मतलब हम लोग एक और गड़बड़ करते हैं, हम लोग कविता, कहानी और उपन्यास को ही साहित्य मानते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी लिखा जा रहा है, क्या ये राजभाषा के रूप में हिंदी किताबें साहित्य नहीं है? तो क्या ये क्या है बताओ फिर? ये साहित्य नहीं है। हर वो चीज जो लिखी गई है ना, अगर व्यापक परिभाषा देखें साहित्य की, तो हर वो चीज जो लिखी गई है वो साहित्य है ना। तो इस तरह से व्यापक तरीके से सोचते हुए साहित्य के अलग अलग विधाओं का आप जब आनंद लेंगे तो आप कुछ नया, कुछ अच्छा सीख पाएंगे। लिटरेचर केवल कविता, कहानी या उपन्यास ही लिटरेचर नहीं है, नॉन फिक्शन भी लिटरेचर। जी सर, बिल्कुल। और अब मैं चाहूंगा नकीब आपसे कुछ सवाल करे जो भी उसके जहन में हो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाय सर। आपकी एक कविता मैंने अभी पढ़ी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब अम्मा मेरी ताकत और मेरी पहचान, इसकी आप पहले 2 पंक्तियां सुना दें तो। तुम लोग जो है मतलब फरमाइशी टाइप एकदम पूरे मजे लेने के मूड में बैठे हो सारे के सारे, कि शाम का टाइम हो रहा है तो निशान जैन सर आएंगे, उनके पूरे आनंद लिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी अम्मा मेरी हिम्मत और मेरी पहचान, तुमसे महके शान हमारी, तुमसे हो सम्मान। कोई सीखे तुमसे रिश्तों का संसार निभाना, कोई सीखे तुमसे रिश्तों का संसार निभाना। बड़ी बड़ी बातों को छोटा समझ यूं ही बिसराना। संबंधों की ऊर्जा से हो इस कुटुंब की शान, तुमसे महके शान हमारी, तुमसे हो सम्मान। ऐसे करके है पूरी कविता। यस सर। और सर एक और मेरा सवाल था, जैसे मतलब सर हर दौर में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, तो सर आपके पोस्ट ऑफिस में भी आपने काम किया है, तो उससे कोई जुड़ी हुई आपकी याद या कुछ किस्सा आप शेयर करना चाहें? नहीं, वो तो देखो बिल्कुल सही कहा आपने। हर मोड़ पर, हर जगह जहां भी आपने काम किया है, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो जीवन भर आपकी जिंदगी पर, आपकी सोच पर असर डालता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में मैं क्लर्क था, तो वहां पे रह करके जो मैंने सीखा वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और मैं आज भी सोच सकता हूँ कि एक क्लर्क लेवल पे जब हम होते हैं तो हम किस तरह सोचते हैं, है ना, या किस तरह से हम सोचते हैं कि ये बॉसेस जो होते हैं ये बस अपना ज्ञान देते रहते हैं, हमसे काम कराते हैं, खुद कुछ करते नहीं है ना। नीचे वाला ये सोचता है, सबऑर्डिनेट जो होता है, और बॉस ये सोचता है कि ये लोग कुछ काम नहीं करते, इन्हें काम बताओ फिर भी टाइम पे नहीं करते हैं, और ये है वो है। तो इस तरह से हम लोगों को ये भी सीखने को मिलता है। तो जहां भी रहो, मतलब मैं वहां भी रहा तो मैंने पूरी शिद्दत से कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ और काम किया ऑफिस में, ऑफिस का काम नहीं किया। जो भी मैंने किया अपने शौक पूरे किए, वो ऑफिस के बाद किए, है ना। तो ये भी एक सीखने वाली चीज है कि जहां भी रहो इतने ज्यादा डेडिकेशन से और निष्ठा से काम करो, क्योंकि आपको जो तनख्वाह मिल रही है उसको आपको जस्टिफाई करना, अदरवाइज वो तनख्वाह कैसी वो हो जाएगी, वो कमाई जो है वो हराम हो जाएगी, वो फिर हलाल नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो हराम की कमाई नहीं खानी अपने को अपनी मेहनत, जितनी तनख्वाह मिले उससे ज्यादा मेहनत करनी, कम नहीं करनी। और सर आपकी लाइफ बहुत इंस्पिरेशन रही है, मतलब जैसे कि निचले पड़ाव से मतलब एक करके आप पड़ाव पे आगे बढ़ते गए, तो इसके ऊपर भी मतलब कुछ इंस्पायर करने के लिए, मतलब आपने शुरुआत नीचे से की थी। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैंने शुरुआत नीचे से की थी। ग्रुप सी से मैं ग्रुप बी में आया, ग्रुप बी से ग्रुप ए में आया, आईएएस में आ गया। यस सर। आप बताओ आपने क्या सीखा इससे, कि जो निचले पड़ाव से शुरुआत करके जो लोग आते हैं उनमें क्या अंतर होता है बाकी लोगों से, या फिर आप ऐसे लोगों से क्यों प्रभावित हो? सर क्योंकि अगले पड़ाव पे पहुंचने के बाद अगर सक्सेस मिल जाए तो इंसान को मतलब और ऊपर का देखने के लिए मतलब बहुत आसानी होती है, लेकिन अगर उस पर सक्सेस ना मिले तो शायद निराशा आ जाती है और फिर शायद आगे बढ़ने की उम्मीद खत्म सी हो जाती है।
तो वैसे इसीलिए ही स्टेप बाय स्टेप ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा खोने के लिए भी नहीं होता आपके पास, क्योंकि आप खुद एक ना कुछ तो कर ही रहे हो ना। तो अगर नहीं होगा कुछ और तो ठीक है, वहीं रह जाएंगे, मतलब इससे ज्यादा क्या होगा। ये सर, और आपको सर हिंदी मीडियम से आपने मतलब एक मेंशन किया था उसमें, तो सर लोग कमतर नापते हैं, तो इस पर आप देखो यार, ऐसा है, दुनिया जो है बड़ी जालिम है ना। तो आप खुद को क्या समझते हो पहले ये देखो। अगर आप खुद में स्ट्रांग हो, आप खुद को कुछ समझते हो कि हाँ भी मैं कुछ हूं, तो दुनिया आपको कुछ समझेगी। और अगर आप खुद ही खुद को कमजोर मानते रहोगे, खुद ही खुद को बेचारा टाइप, ये वो, हिंदी मीडियम हूं मैं तो, और मतलब मैं तो ऐसे हूँ, मेरे अंदर काबिलियत ही नहीं है, मैं ये हूँ, कमजोर हूँ, बेकार हूँ, खुद को ही ऐसे कोसते रहोगे, तो दुनिया तो तैयार बैठी है पहले से आपको डिमीन करने के लिए। कोई, एवरीवन वांट्स टू लेट यू डाउन। कौन है जो आपको बढ़ाना चाहता है ना। खुद ही और वैसे भी दोस्त लोग तो मजाक ऑन अ लाइटर नोट, कि कौन कब किसका साथ देता है, कौन गिरते को हाथ देता है, देखना चाहो तो देख लो गिरकर, दोस्त पीछे से लात देता है। तो इसलिए किसी के भरोसे मत रहना, और अपने को अच्छा मानो, अपने को मजबूत मानो, अपने को मानो कोई तुम यार एक क्या कहते हैं, ईश्वर की कृति हो, मनुष्य हो, उसके बाद भी आप ये सोच रहे हो कि मैं कमतर हूँ, मैं तो जाति धर्म हिंदी मीडियम क्षेत्र सागर से हूँ, पिछड़ा हूँ, ये वो ऐसे सोचने लगे तो हो गया है ना। फिर तो हम लोग कहाँ आगे बढ़ पाते अगर हम ऐसा सोचते तो। एक पोस्ट ऑफिस क्लर्क थोड़ी ना आईएएस बन पाता। थैंक यू सो मच सर, मेरे पास अभी इतने सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दरअसल ये जो सेशन है, मैं इसका सब्स्टिट्यूटेड मॉडरेटर हूँ। ये सेशन ग्रीष्मा मॉडरेट करने वाली थी, लेकिन वो थोड़ी अस्वस्थ है, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए चाहूंगा कि वही उसके जो सवाल हैं वो पहले आपसे पूछ ले, फिर मैं और आगे आपसे बातचीत करूंगा। मैं भी होने वाला है दोस्त, वो भी देखना। जी जी सर। तो हम ये आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हेलो सर, कैसे हैं आप? आई होप योर हेल्थ इज बेटर नाउ। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। आई वॉज अ किड बैक देन, जब मैंने आपका फर्स्ट इंटरव्यू देखा था, और उसमें आपने वो पोएम सुनाई थी जो आपने अभी भी मधुशाला की वो रुबाई सुनाई, मदिरालय जाने को घर से। सर इट वॉज द मेरा लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उसके बाद ही मतलब जितना भी है तो दैट्स बिकॉज ऑफ यू, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और आई वुड से डायरेक्टली। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सर आई हैव अ क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस पावर कट। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर आप एक रीडर हमेशा से रहे हैं और राइटर भी रहे हैं, तो सर हाउ डज दिस एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग हेल्प यू इन बीइंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर? बड़ा अच्छा सवाल है। रीडिंग और राइटिंग बहुत ज्यादा काम आती है एडमिनिस्ट्रेशन में, या जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत ज्यादा काम आती है। क्योंकि आप देखना कि जैसे कई लोग तो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हुए और लेखक भी हुए, जिन्होंने जो अनुभव उनके साथ नौकरी में हुए उनको उन पे उपन्यास और कहानियां लिखी। जैसे श्रीलाल शुक्ल ने व्यंग्य लिखे इतने अच्छे, वो खुद एक ऑफिसर थे, और अशोक वाजपेयी ने कविताएं लिखी। तो और रही बात इसकी कि हम लोग जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो ज्यादा गहराई से चीजों को समझते हैं, और ज्यादा गहराई से क्योंकि मान लीजिए अब इसका उदाहरण है, जैसे गोदान है जो प्रेमचंद ने लिखा है। जिस व्यक्ति ने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी हैं, प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े हैं, वो ग्रामीण जीवन को बहुत अच्छी तरह समझता है, किसानों की जिंदगी को समझता है। ठीक है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जो व्यक्ति किसानों की जिंदगी को समझता है वो ज्यादा अच्छा प्रशासन चला पाएगा, या जो केवल कॉन्वेंट में पढ़ के और केवल शहर, कभी गांव देखा ही नहीं और कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, वो कर पाएगा? बताओ। यस सर, ऑब्वियसली जिसने पढ़ा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी फील्ड में ये मैंडेटरी होना चाहिए कि उनको लिखना पढ़ना, साल की 5 किताबें कुछ ना कुछ एक बनाना चाहिए, ये पढ़ना जरूरी है। यस सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा। सर जैसे मैंने आपकी बहुत सारी कविताएं पढ़ी, जिसमें एक वक्त कहा, वो मेरी
बहुत फेवरेट है। तो सर जैसे कविताओं के शीर्षक होते हैं मेरा शहर, अम्मा, और जो आपने बच्चों के लिए कविताओं का वो कविता संग्रह लिखा, तो सर हम पाते हैं कि आपकी कविताएं डेली लाइफ से या फिर एक तो बहुत भावनात्मक होती हैं और डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती हैं। तो सर मुझे ये पता करना है कि वैसे तो आप नॉन फिक्शन लिखते हैं जब अगर आप कुछ पब्लिश कराते हैं, और सर जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लिखते हैं, तो क्या सर यही रीजन है जो आपको इतना हम्बल, इतना ह्यूमिलेटिव, इतना विनम्र बनाए रखता है? आप क्या चाहती हो मैं अपनी तारीफ करूं और ज्यादा? सर आप देखिए, कविता ना एक बहुत ही सरस माध्यम है। सरस मतलब जिसमें रस है। मैंने बताया था ना, एक सहृदय की अवधारणा होती है। हर जो व्यक्ति सहृदय होता है वो Yes. भावुक होता ही है। तो मैं एक मूल रूप से एक भावुक आदमी हूँ, और साहित्य जो है वो भावनाओं से जुड़ा है। मैंने आपको बताया था कि साहित्य दिल से जुड़ा है, और जो ज्ञान है वो दिमाग से जुड़ा है। तो ज्ञान आपको करियर दिलाएगा, साहित्य आपको बेहतर इंसान बनाएगा। तो आपको दोनों चीजें साथ साथ चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप खाली बेहतर इंसान बन जाएं बट नौकरी ना हो, आपके पास कोई बेरोजगार हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कमाएं तो बहुत बड़ा पैकेज, लेकिन आप दिल से कमजोर, दिल से मतलब दिल से भिखारी हो, मतलब दिल से आपको दिल से उतना सरस नहीं है, उतने भाव नहीं है आपके अंदर, भावनाएं नहीं है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। तो जब रस और भाव ना हो जीवन में, तो जीवन का आनंद बहुत कम हो जाता है, वो शुष्क हो जाता है, और वो एक मैकेनिकल सा और एक यांत्रिक जीवन हो जाता है। तो हमें दोनों चीजें साथ चाहिए, हमें बुद्धि पक्ष भी चाहिए और हमें भाव पक्ष भी। यस सर। और सर एक क्वेश्चन मैंने सत्य व्यास सर से भी पूछा था जब हमारा उनसे सेशन हुआ था, और सर ये क्वेश्चन आपसे भी, कि सर जब वो यू हैव डन समथिंग नेवर बिफोर इन हिस्ट्री, ऑल इंडिया रैंक 13 विथ हिंदी मीडियम, तो सर जब आपको वो न्यूज मिली तो हाउ डिड यू फील देन? मतलब वो आहा मूवमेंट जैसा था या फिर नॉर्मल था या फिर बहुत एक्सपेक्टेड था? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली और तो था ही कि भाई एक बड़ी चीज हो गई, पर मैंने ना बहुत ही दोनों तरह से सोचा हुआ था। मैंने ऐसे भी सोचा हुआ था, और ऐसे सोचना भी चाहिए, क्या दिक्कत है, सोचने के कौन सा पैसे लगते हैं। मैंने सोचा हुआ था कि अगर मेरी फर्स्ट रैंक आएगी तो क्या होगा, और मैंने ये भी सोचा हुआ था कि अगर 1000 में से एक भी नहीं आया तो क्या होगा। तो दोनों तरह से सोच के रखा हुआ था। यहाँ तक कि मैंने मतलब पूरा प्लान कर रखा था कि अगर मेरी रैंक आती है तो मेरे घर पे बहुत सारे मीडिया वाले आएंगे, तो फिर क्या होगा, सब कुछ सोचा हुआ था। और ये भी सोचा हुआ था कि अगर एक भी नाम ही नहीं आता लास्ट पीडीएफ में तो क्या करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अपना मस्त है, नौकरी चली रही थी अपनी। तो ऐसे सोचो, जैसे ज्यादा बड़ी बात हो गई, पर गीता में यही तो एक लाइन है ना कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो सुख दुख में समता भाव रखना चाहिए, है ना, आपके जैन दर्शन में लिखा हुआ है। यस सर, अनेकांतवाद एज यू से, आप तो आप चिल रहोगे, मस्त रहोगे, है ना। और ऐसी जब भी किसी से मिलो और जब भी किसी से बात करो, इंटरेक्ट करो, तो योर लाइफ इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड, सो ट्राई टू मेक इट इंस्पायरिंग। तो खुश रहो ताकि अगला आदमी खुश होके जाए कि हाँ मैं आज एक व्यक्ति से मिला जिससे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब्स आई, अच्छी फीलिंग आ रही है। यही नहीं कि यार आज एक आदमी से मिला मूड ऑफ हो गया, यार सड़ा हुआ आदमी था, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों? यस। और सर क्योंकि मैं भी जैन हूँ, आप भी जैन है, एंड एज यू सेड कि योर नेक्स्ट बुक इज कमिंग, महावीरा फॉर यूथ। एंड सर मुझे बस इतना जानना है कि सर ऑफ कोर्स सबको करना चाहिए और आप कर भी रहे हैं, तो उसके बाद आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज निशांत जैन अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, कि या फिर आप एज एन ऑथर की क्या क्या कर सकते हैं जैनिज्म को और प्रमोट करने के लिए, और क्या हम सब कर सकते हैं, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट्स इतने प्यारे। उद्देश्य जैनिज्म को प्रमोट करना नहीं है, उद्देश्य महावीर ने जो कहा है ना उसको प्रमोट करना है। उद्देश्य अनेकांतवाद को प्रमोट करना है, ताकि हम दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखें। आजकल यही तो दिक्कत हो रही है कि हम लोग केवल अपनी बात को ठीक मानते हैं, दूसरी की बात को ठीक मानना नहीं चाहते। तो इस तरह से इसको संकुचित मत बनाइए आप लोग। हम लोग कई बार अति उत्साहवश किसी महापुरुष को अपना मान लेते हैं। महावीर आपके थोड़ी ना है, महावीर तो सबके हैं, ठीक है। तो इसलिए महावीर को मुनि तरुण सागर ने कहा था एक बार कि मैं महावीर को मंदिरों से मुक्त करना चाहता हूँ,
मैं महावीर को चौराहों चौराहे पे पर खड़े लाना करना चाहता चाहता हूँ, ताकि हर आम आदमी, चौराहे से गुजरने वाला आदमी महावीर को देखे और महावीर को समझे कि उन्होंने इतना त्याग किया, इतना उन्होंने विश्व कल्याण की कामना की, क्या किया उन्होंने। तो क्यों भाई, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो अपने को Yes. महावीर हैं, बुद्ध हैं, नानक हैं, कबीर हैं, इन सब की वाणी को उनके धर्मों या पंथों तक सीमित नहीं रहने देना चाहिए, हमें उनको लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। इसीलिए ये किताब आ रही यस सर, बहुत बढ़िया इंसाइट दिया आपने। थैंक यू सो मच एंड अ वेरी 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 बिग फैन। थैंक यू। ओवर टू यू वरुण भैया। सर समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन यदि आप आज्ञा दें तो एक आखिरी क्वेश्चन हम जरूर ले लें। हर्ष अकेला बचा है जिसका क्वेश्चन नहीं आ पाया है, सो इस क्वेश्चन के बाद हम ये सेशन एंड करेंगे। हर्ष। Namaste sir. First of all, thank you so much for joining today. And मेरा सीधा मैं सवाल पर आता हूँ, अगर समय को ना बर्बाद करते हुए। तो मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि जब आपने बोला कि नॉन फिक्शन भी पढ़ना चाहिए या फिक्शनल या नॉन फिक्शन की जो आपने बात करी, उसमें एक बात आती है कि जब सेल्फ हेल्प वाला जो सेक्शन एक होता है, वो पर्सनली मैं कहीं ना कहीं उससे बचता हूँ कि उसमें बहुत ही सारी घास हरी हरी दिखाते हैं कि सब अच्छा ही होता है, सब अच्छा ही होगा। या रॉबिन शर्मा की किताबें हैं, कोई भी सेल्फ हेल्प की किताबें होती हैं, तो उससे मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ बचने की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेल्फ हेल्प को पढ़ना कितना सही है या किस तरीके से उसको अप्रोच करना चाहिए। अच्छा सवाल है। मैं खुद भी बचता था पहले, पर सेल्फ हेल्प जिस तरह से हर जोनर की कुछ किताबें अच्छी नहीं होती और कुछ किताबें अच्छी होती हैं, उसी तरह से सेल्फ हेल्प जोनर है कि उसमें भी आपको बहुत कुछ किताबें ऐसी मिलेंगी जो बहुत प्रैक्टिकल है। जो और सेल्फ हेल्प का मतलब केवल मोटिवेशनल नहीं होता है। जैसे मैं जो किताब अभी लिख रहा हूँ, युवाओं के लिए महावीर, वो भी एक सेल्फ हेल्प किताब है जो बताती है कि महावीर के सिद्धांतों से कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। मतलब वो हर चीज जो आपकी लाइफ को, आपके करियर को, आपकी वेल बीइंग को, यानी डाइट पर भी अगर कोई किताब है तो वो भी सेल्फ हेल्प है, वेलनेस पे किताब है तो वो भी सेल्फ हेल्प है, करियर पे रुक जाना नहीं सेल्फ हेल्प है। तो सेल्फ हेल्प में बहुत अच्छी किताबें भी होती हैं, हर जोनर में अच्छी खराब दोनों किताबें होती हैं। तो इसलिए आप ये पूर्वाग्रह तो नहीं रखें, आप किताब के हिसाब से निर्णय लें कि भाई ये किताब एक्चुअली सेल्फ हेल्प है या केवल हवाई बातें करती है, केवल हरा हरा दिखाती है, जैसा आपने खुद ही कहा। तो ऐसी किताबें तो मुझे भी पसंद नहीं है। मैं कई बार, जैसे मैं जब जोश टॉक्स देने गया तो वो मुझसे कह रहे थे कि भाई आप थोड़ा सा ऐसे मतलब बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से बोलो, मतलब जैसे तुम कुछ भी कर सकते हो, ये वो है, मतलब देखा ना तुमने। तो शुरू में जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे थे, एक्चुअली मैं हूं नहीं, पर अगर आप मुझसे मोटिवेशन ले सकते हो तो वेल एंड गुड है। तो लेकिन मैं तो जैसे बोलता हूँ वैसे ही बोलूंगा। मैं बहुत नाटकीय ढंग से, क्रांतिकारी तरीके से बोल के या चिल्ला के मोटिवेशन करूं तो ये मुझे सही नहीं लगता, ये बहुत ही फर्जी और झूठा लगता है। तो इसलिए सेल्फ हेल्प में जो लोग केवल हवाई और केवल एक अच्छा पक्ष दिखाकर ही सेल्फ हेल्प लिख रहे हैं तो वो सही नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर है कि अच्छा एक बात बताओ, जीवन में दोनों पक्ष हैं, उजला पक्ष भी और स्याह पक्ष भी है। क्या बेहतर होगा अगर हम परेशान हो या हमारे जीवन में कोई असफलता आ जाए तो हमें पॉजिटिव चीजें फॉलो करनी चाहिए या फिर निराशावाद की ओर जाना चाहिए? उस जगह तो पॉजिटिव चीज काम आएगी। तो फिर बताओ और क्या ऑप्शन है आपके पास। अगर मान लो कोई आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉजिटिव और थोड़ा बायस्ड होके पॉजिटिव बता रहा है लाइफ के बारे में कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत कलरफुल है। मान लो कोई आदमी सुसाइडल फीलिंग है किसी को और वो सुसाइड करने का सोच रहा है, आजकल डिप्रेशन की ओर जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि नहीं जिंदगी बहुत टफ है यार? हाँ बिल्कुल सही सोच रहा है तू, ऐसे बोलोगे? हाँ, तो ये सेल्फ हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहना चाह रहा हूँ फाइनली मैं तुम्हें। अच्छी सेल्फ हेल्प किताब जी मुझे तो पसंद आने लगी आजकल। मैंने सेल्फ हेल्प की काफी किताबें। और मेरा एक सवाल और है कि अक्सर क्या होता है कि हम जब लंबे समय से लिख रहे होते हैं या कोई भी राइटर
लिख रहा होता है काफी समय, तो उसका एक फोर्टे बन जाता है, चाहे वो जॉनर में हो या किसी पर्टिकुलर विधा में हो, या फिर कहना चाहिए किसी भी एक तरीके का फोर्टे बन जाता है कि वो कविता किसी की कोई फेमस हो जाती है तो वो हर जगह जाता है तो वही सुनाता है, या ऐसा कोई फोर्टे बन जाता है। तो उस उसको एक एक्सपर्टाइज लेके उसी को फॉलो करना कितना सही है, या नई चीजें एक्सप्लोर करना कितना सही है? क्योंकि अगर उसको फॉलो करते हैं तो फेम तो काफी मिलता है, क्योंकि लोगों तक पहुंच पाते हैं एक कविता के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअली तो हमें एक्सप्लोर करना, मैं पर्सनली समझता हूँ, जरूरी है। तो आपका मैं उस पर विचार जानना चाहूंगा। तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। दोनों ही बातें ठीक हैं। आपको लगता है कि मैंने कोई चीज बहुत अच्छी लिख रही है, कुमार विश्वास हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, वो ऐसा अमर पंक्तियां उन्होंने लिख दी कि जहां भी वो जाते हैं वहां अगर वो ना भी सुनाए तो भी लोग उनको जिद करके सुनते ही सुनते हैं। ठीक है ना? तो में भी कोई बुराई नहीं है। और नई नई चीजें एक्सप्लोर करना तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन भी इस तरह काम करता है। अगर हम नई चीज एक्सप्लोर करते हैं तो नया सीखते हैं, ब्रेन पॉलिश होता रहता है हमारा। तो इट्स अप टू यू। जैसे मेरा तो देखो लगातार ही चेंज होता जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नया ही चल रहा है। जी बिल्कुल, है ना? तो ट्रैवलॉग मैंने कभी नहीं लिखा, मैं ट्रैवलॉग लिखने का प्लान कर रहा हूँ। मैंने कभी फिलोसफी पे नहीं लिखा, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं फिलोसफी भी, क्योंकि मैं उसके बारे में ज्यादा जानता हूँ और प्रैक्टिकली उसको जीवन में उतारता भी हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो ठीक है, मतलब कोशिश करनी चाहिए नया करने की, मेरे साथ मेरा पर्सनली है, बजाय उन्हीं चीजों को रिपीट करने की। पर हाँ, कोई चीज अगर बहुत कालजयी टाइप की आपसे हो गई है तो उसको अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं है, उसको भी आप शौक से, शान से, आपने खुद लिखा है यार, डरना क्या। कुमार विश्वास अगर बार बार कोई दीवाना कहता है सुनाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल है सेशन का कि मैं कुछ आपसे सजेशन चाहूंगा कि आज के दौर में जो नए राइटर्स हैं जो लिख रहे हैं, पब्लिश्ड राइटर, उनमें से हमें किनको पढ़ना चाहिए, और कुछ अगर फिल्मों के लाइन में भी अगर मैं आपसे कुछ फिल्म सजेशंस मांगू जो देखनी ही चाहिए, अगर आप बता सकें अपनी तरफ से। ऐसे तो मैं अभी एक राइट नाउ ऐसे सोच के नहीं बता पाऊंगा आपको किताबों और फिल्मों के नाम, बट हाँ अगर आप कुछ सजेस्ट करो तो मैं उसमें आपको जरूर बता सकता हूँ कि भाई ये वाली आपको पढ़नी। जैसे पंकज त्रिपाठी की आजकल जो मूवीज है मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो पंकज त्रिपाठी, मैंने लूडो का आपका वो देखा था, वहाँ वो कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं, ऐसी फिल्में ही करते हैं। इसके अलावा आप जितने भी आजकल के जो नए वो है ना स्टार्स, तो उनके जो मीनिंगफुल सब्जेक्ट्स पर मूवीज आ रही हैं बढ़िया बढ़िया। आजकल मूवीज में केवल एक नायक नहीं होता, कई सारे नायक होते हैं, और फिल्म जो होती है आजकल की वो यथार्थोन्मुखी होती हैं। जैसे कि वो बहुत आदर्शवादी नहीं होती हैं, पहले हुआ करती थी। एक और चीज है, जैसे शायद निदा फाजली ने कहा है कि हर आदमी में नहीं, या बशीर बद्र का है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, इसको भी देखना हो कई बार देखना। किसने कहा? निदा साहब कहा है। तो ऐसे ही जिंदगी भी हमारी ना, मतलब एक सरल रेखा में चलती नहीं है, जिंदगी में भी बहुत सारे पहलू होते हैं। तो आजकल की जो फिल्में हैं और आजकल का जो लिटरेचर है वो आइडियलिस्टिक ना होके बहुत रियलिस्टिक हो गया है। तो इसलिए आप नई नई चीजें देखो कि जिनको आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, उसके अलावा कुछ ऐसा तो नहीं जो आप मिस कर रहे हो, जो काफी पॉपुलर है बट आप नहीं पढ़ पाए अब तक उसको। और पॉपुलर चीज को खराब भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पॉपुलर चीज पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि वो लोगों ने उसको पसंद किया, उसमें कुछ अच्छा है, ये भी एक कारण है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हर पॉपुलर चीज अच्छी होगी, दोनों बातें। ठीक है जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। आज के लिए तो मेरे पास इतने ही सवाल हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सेशन फाइनली हो पाया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वरुण भैया से चाहूंगा कि वो सेशन को कंक्लूड करें। तो मैं इस सेशन को इस बात के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि जैसा हर्ष ने कहा था कि हम सेल्फ हेल्प किताबों से बचते हैं, तो जो लोग भी हमें फेसबुक पर देख रहे हैं और आपकी भी यदि यही सोच है कि सेल्फ हेल्प किताबों से दूर रहना चाहिए, तो एक बार आप निशांत सर की रुक जाना नहीं, जरूर 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 पढ़िए, आपकी ये भ्रांति दूर हो जाएगी। और सर आपने अपने इस बिजी शेड्यूल से हमारे लिए
समय निकाला इस सेशन में आप आए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे लाइव किए हैं। एक साल ये 2020 जो गया है वो बहुत लाइव हुए हैं, मतलब, और बहुत ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा फॉलोइंग, लाखों में व्यूज, पर इतने सॉर्टेड सवाल और इतना अच्छा ग्रुप बहुत कम मैंने देखा। ये भी एक अलग प्रयोग था कि आपने मल्टीपल लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, और ये एक तरह से वैसे हो गया जैसे कि कोई टॉक होती है, उसमें कई सारे लोग आपसे सवाल पूछते हैं। तो कुल मिला के मैंने पहले भी आप लोगों की तारीफ की थी। एक छोटे शहर में होकर के आप लोग और इतना बड़ा सोचते हो, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। बहुत उम्मीदें हैं आपसे। आप ऐसे ही आगे बढ़ो और रुक जाना नहीं का मंत्र अपनाते हुए जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, करियर में भी और साहित्य में भी, दोनों, बुद्धि, दिल और दिमाग दोनों में आगे बढ़ो। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप हमेशा स्वस्थ रहें, बहुत सारा लिखते रहें, पढ़ते रहें, समाज को दिशा और दशा प्रदान करें, और हम जैसे युवाओं को ऐसे ही इंस्पायर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, बाय बाय। Goodbye, sir.